गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। मैं हूँ रेनू चौधरी और बेटे जैसा आप जानते हो मैं क्लास 12 को मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। और बेटे हम इन्वेस्टमेंट के टॉपिक को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। और इन्वेस्टमेंट को करते टाइम हमारे सामने एक वर्ड आया था डेप्रिशिएशन, ठीक है, जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी था। तो मैंने सोचा कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं इसे अलग क्लास में डिस्कस करूंगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उसे इन्वेस्टमेंट में डिस्कस करती तो इन्वेस्टमेंट का टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने आपको इन्वेस्टमेंट जब कराया तब मैंने आपको बताया था कि जैसे एक प्रोड्यूसर का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर में जब हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बेटे प्लस कर देते हैं ना, तो तब हमारा ग्रोस इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। और जब टोटल एक्सपेंडिचर में हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आता है, ठीक है। तो मतलब अब रटेंगे तो नहीं, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे तो ग्रोस आएगा, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेट आएगा। तो ये डेप्रिसिएशन को समझना तो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ठीक है। तो यही आज हम डिस्कस करेंगे। तो टुडे आवर टॉपिक इज डेप्रिसिएशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द टॉपिक ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोस इन्वेस्टमेंट। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज प्लीज वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स को बहुत इजी बना दूंगी, ठीक है। आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। इकोनॉमिक्स के टफ टफ जो टॉपिक है मैं आपके लिए वो बहुत इजी तरीके से लेके आऊंगी, ठीक है। तो चलिए भाई हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मीनिंग क्या होता है। डेप्रिशिएशन का मीनिंग होता है फिक्स एसेट्स का अपनी वैल्यू को खो देना, ठीक है। फिक्स एसेट्स जो प्रोडक्शन में हम यूज करते हैं उनका धीरे 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 अपनी वैल्यू को खो देना ही बेटे डेप्रिसिएशन होता है। और उनकी वैल्यू को खो देने की वजह से कभी हमें हमें उसमें कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कभी तो हमें उसे रिपेयर कराना पड़ेगा, कभी हमें उस फिक्स एसेट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब उसके मेंटेनेंस के लिए हमें बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं और जिसे डेप्रिसिएशन कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, कोई भी फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू को 3 रीजन से खोता है बेटे। नंबर 1 तो खोता है बेटे वो अपनी वैल्यू को नॉर्मल वियर एंड टीयर से, मतलब जैसे जैसे हम किसी मशीन को यूज करते चले जाएंगे ना, वो धीरे धीरे अपनी वैल्यू को खोती चली जाती है, ठीक है। एक होता है बेटे एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से, ठीक है। जैसे हम किसी मशीनरी को यूज करेंगे, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, मशीनरी है भाई, ठीक है, कोई फॉल्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, कुछ भी, मतलब कोई भी डैमेज एक्सीडेंटली हो सकता है जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को खो देता है। और एक नंबर 3 होता है बेटे एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस की वजह से भी एक फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू को खो देता है। एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस क्या होता है, जिसको हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। जैसे आउट ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आएगी, और नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आने से क्या होगा बेटे, पुरानी टेक्नोलॉजी का जो प्रोडक्ट है वो बेटे डिमांड में नहीं रहेगा, वो अपनी वैल्यू को खो देगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए आप, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, ठीक है, बट अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की टेक्नोलॉजी पुरानी होगी, नई टेक्नोलॉजी कलर टीवी हमारी मार्केट में आ गए, ठीक है। जब से कलर टीवी नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी क्या हो गया बेटे, अपने आप उन्होंने अपनी वैल्यू को खो दिया। तो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को खो देते हैं, फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू को खो देते हैं, किस वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से। एक फिक्स एसेट्स अपनी वैल्यू को खोते हैं बेटे किसकी वजह से, डिमांड की वजह से। किसी प्रोडक्ट की डिमांड ही ना रहे, ठीक है, मार्केट में डिमांड ही ना रही। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले लीजिए, पहले आपके रबर शूज चलते थे, ठीक है, लेकिन जब से मार्केट में लेदर शूज आए, रबर शूज को कोई पूछ ही नहीं रहा, ठीक है। और रबर शूज ने अपने आप ही अपनी वैल्यू को खो दिया। तो एक प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को डिमांड की वजह से भी खो देता है, अगर उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी तो अपनी वैल्यू को खो देंगे, ठीक है। फिर एक शॉपकीपर यही सोचेगा कि सस्ते में निकाल दे, लेकिन निकाल दे, ठीक है, वो उसे सस्ते करके बेचना शुरू कर देगा। तो ये होता है एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस, ठीक है। तो एक प्रोडक्ट ने अपनी वैल्यू को 3 रीजन से खो दिया है। वो 3 रीजन कौन कौन से है बेटे, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। नंबर 1 तो है नॉर्मल वियर एंड टीयर, नंबर 2 है एक्सीडेंटल डैमेज, और नंबर 3 है एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस, ठीक है। एक ही इसके साथ एक तो एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस, एक वर्ड आता है बेटे अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस, जिसकी हमने उम्मीद ही नहीं की हो, जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो हमारे लिए। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटी जैसे फ्लड है, अर्थक्वेक है, उसकी वजह से भी हमारे प्रोडक्ट डैमेज हो जाते हैं, अपनी अपनी वैल्यू को
खो देते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस और अनएक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस में बेटे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारे लिए सिर्फ एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस यहाँ पे जरूरी है, जिसकी वजह से हमारे फिक्स एसेट्स, हमारे प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को खोते हैं। नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड नंबर 3 एक्सपेक्टेड एब्सोलेसेंस। तो समझ में आया आपको? एक प्रोडक्ट का अपनी वैल्यू को खोना ही बेटे डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, और जब वो प्रोडक्ट अपनी वैल्यू को खो देता है, फिर उसको रिपेयर कराने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए जो हम खर्च करते हैं ना, वो हमारा डेप्रिसिएशन कॉस्ट होता है। ठीक है, और जब इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को बेटे हम एक प्रोड्यूसर के टोटल एक्सपेंडिचर में प्लस कर देते हैं ना, तो वो हमारा निकल के आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब इस डेप्रिसिएशन कॉस्ट को हम प्रोड्यूसर के टोटल एक्सपेंडिचर से माइनस कर देते हैं, तो बेटे हमारा निकल के आता है नेट इन्वेस्टमेंट। मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में हम कभी भी डेप्रिसिएशन कॉस्ट को प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, माइनस करके ही हम नेट इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। तो बेटे समझे आप, मेन डेप्रिसिएशन क्या होता है? फिक्स एसेट्स के कंजप्शन को ही हम डेप्रिसिएशन कहेंगे, मतलब उसके बार बार यूज को ही हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो जब हम एक फिक्स एसेट्स को बेटे यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे उसका डेप्रिसिएशन होता है। तो डेप्रिसिएशन के को रिकवर करने के लिए हमें कुछ फंड की जरूरत होती है। ठीक है, मतलब ऐसे तो नहीं, अब बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट की, उनके रिपेयर कराने की, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी बड़ी बड़ी होती है। एक प्रोड्यूसर अपने आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो एनुअल बेसिस पे एक फंड को फिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं। ठीक है, मतलब डेप्रिसिएशन के लिए एक फंड को रिजर्व कर दिया जाता है एनुअल बेसिस पे। ठीक है, उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर को हेल्प मिल जाती है, और जिसको हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बोलते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड को हम कैसे निकालते हैं? देखिए बेटे, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। हमने एक मशीन परचेज की, ठीक है, वो मशीन परचेज की हमने 10 लाख रुपीज में। ठीक है, और उसकी एज हमने मतलब एज्यूम कर ली कि वो मशीन हमारी 10 साल तक चलेगी। ठीक है, तो जो 10 लाख रुपए है, 10 लाख अपॉन में 10, ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, आगे हमारा निकल के आएगा 1 लाख। तो 1 लाख बेटे हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होगा। देखिए, ये 10 लाख रुपीज है, क्या है, जो 10 लाख रुपीज में हमने अपनी मशीन परचेज की थी। ठीक है, अपॉन में 10, ये 10 क्या है, जो हमने अपनी मशीन की एज को एज्यूम किया है कि इतने 10 ईयर हमारी मशीन चलेगी। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गई, बचा हमारा 1 लाख रुपीज। तो ये 1 लाख रुपीज जो है ना बेटे, ये डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड है। समझ में आया, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। ठीक है, ये सिर्फ डेप्रिसिएशन मशीनों के डेप्रिसिएशन के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, आई होप बेटे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। लेकिन फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट हो तो बेटे प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं आपकी 101% कोशिश करूंगी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, मैं एक बार फिर कहती हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच बेटे फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you so much.